मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, क्या आप सब जानते हैं कि किसी मुल्क की तरक्की और तनज़्ज़ुली का इकोनॉमी के साथ क्या ताल्लुक़ है? हमारे मुल्क पाकिस्तान के हालात आज तक क्यों कर ठीक नहीं हो पाए? इस साल जो बजट बना है, क्या आप जानते हैं कि बजट को कब, कैसे और किस तरह से बनाया जाता है? हमारे मुल्क पाकिस्तान में गरीब क्यों कर गरीब होता जा रहा है? हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर का बजट हर साल क्यों इतना कम रखा जाता है? हालांकि हर गवर्नमेंट आने से पहले ये बात वाज़ेह बोलती है कि हम सबसे पहले इन दोनों सेक्टर्स पे तवज्जो देंगे, लेकिन हुकूमत में आने के बाद सबसे पहले इन्हीं सेक्टर्स को नज़रअंदाज किया जाता है। नाजरीन, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन तमाम सवालों का जवाब मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं तमाम क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। नाजरीन, बजट को समझने से पहले कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। आए सबसे पहले हम उन टर्म्स पर गौर करते हैं। नाजरीन, बजट को समझने के लिए हमारे पास जो बेसिक टर्म्स हैं वो ये हैं। नंबर 1, फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल ईयर, ट्रेड डेफिसिट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, बजट डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट। आए ज़रा थोड़ा सा इन पे गौर करते हैं, उसके बाद रुख करेंगे वीडियो के असल हिस्से की जानिब। नाज़रीन, फिस्कल डेफिसिट का मतलब है कि जब माली साल में गवर्नमेंट के अखराजात यानी कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स, गवर्नमेंट की आमदन रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाएं तो उसे हम फिस्कल डेफिसिट का नाम देते हैं। यानी कि जो आपके एक्सपेंडिचर्स होंगे, जो आपके अखराजात होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, उसके बरक्स जो हमारे पास रेवेन्यू होगा वो बहुत ही कम होगा। इसे हम नाम देते हैं फिस्कल डेफिसिट का। नेक्स्ट हमारे पास है फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर बोला जाता है माली साल को। ये साल 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और अगले साल 30 जून को ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट तजारती खसारे को कहते हैं, मतलब जो हम लेन देन करते हैं उसमें खसारे को ट्रेड डेफिसिट का नाम दिया जाता है। जब मुल्क के इंपोर्ट्स यानी कि दरामदात और एक्सपोर्ट्स यानी कि जो चीज़ें हम बाहर भेजते हैं बरामदात से बढ़ जाएं तो इस सूरत में हम कहते हैं कि मुल्क की ट्रेड खसारे में है। यानी कि अगर आप अपनी कंट्री की जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको कम कर दें और जो कंट्री की इंपोर्ट्स हैं यानी कि जो चीज़ें आप मंगवाते हैं बाहरी कंट्री से वो ज़्यादा कर दें तो इसे हम नाम देते हैं ट्रेड डेफिसिट का। नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। नाजरीन, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मुल्क का वो सरमाया है जब मुल्क एक्सपोर्ट्स करता है और इसकी मद में मिलने वाली रकम और इंपोर्ट्स की मद में अदा की जाने वाली रकम का लेन देन इसी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के थ्रू होता है। अगर आपके मुल्क की ट्रेड खसारे में है तो मुल्क के एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो जाएंगे और मुल्क की इकोनॉमी तबाही के दहाने पर खड़ी होगी। नेक्स्ट, बजट डेफिसिट का मतलब है जब एक्सपेंडिचर्स यानी कि आपके अखराजात रेवेन्यू से बढ़ जाएं तो बजट में इस खसारे को बजट डेफिसिट का नाम दिया जाता है। लास्ट वन, करंट अकाउंट डेफिसिट। जब मुल्क एक्सपोर्ट से मिलने वाली रकम से ज़्यादा इंपोर्ट्स पर खर्च करता है उसे हम करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। मतलब जब इम्बैलेंस ट्रेड की जाती है तो उसे हम करंट अकाउंट डेफिसिट का नाम देते हैं। नाजरीन, अब हम बात करते हैं बजट 2020-21 की, जो मौजूदा हुकूमत का दूसरा बजट है जिसे वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने पेश किया। बजट 2020-21 का कुल रेवेन्यू 6,573 अरब रुपए है। इस रेवेन्यू का मतलब वो आमदन जो हुकूमत ने अगले माली साल 2020-21 का तखमीना लगाया है उतनी ही हमारे मुल्क की आमदन होगी। नाजरीन, एक बात याद रहे कि ये जो बजट दिया जा रहा है ये 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक के लिए है। अब मसला ये है कि ये आमदन आएगी कहाँ से। बजट 2020-21 के मुताबिक इस टोटल रेवेन्यू 6,573 अरब में से FBR 4,963 अरब का रेवेन्यू इकट्ठा करेगा जो टैक्सेस की मद में जमा किया जाएगा और नॉन टैक्स रेवेन्यू 1,610 अरब होगा। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर्स की, तो वो 7,137 अरब का तखमीना लगाया गया है और 18वीं तरमीम के बाद NFC अवार्ड के तहत 2,874 अरब रुपए सूबों को ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इस रकम को ऐड करने के बाद टोटल वफाकी अखराजात 10,000 अरब बनते हैं, यानी कि हमारे टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं 10,000 बिलियन, जबकि जो हमारे पास रेवेन्यू है, आमदन है, वो है 6,573 बिलियन।
اس کا مطلب ہوا کہ بجٹ ڈیفیسٹ ہمارے پاس آتا ہے 3427 بلین۔ ناظرین، یہ بجٹ خسارہ جی ڈی پی کا 7% بنتا ہے۔ تو یہاں سے ہمارے مسائل بننا شروع ہوتے ہیں۔ ناظرین، بجٹ کو آسانی سے سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک پریکٹیکل ایگزامپل دیتا ہوں۔ آپ فرض کریں کہ آپ کی ایک فیملی ہے، تو ظاہری بات ہے اس فیملی کو کچھ اخراجات بھی ہوں گے، اور ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی آمدن ضرور آتی ہوگی۔ آپ ہر منتھ کے آغاز میں ایک لسٹ تیار کرتے ہیں جس میں کھانا پینا، رہنا سہنا اور دیگر اخراجات جن کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا وہ سب لکھتے ہیں۔ کل ملا کے کل رقم بنتی ہے 50,000، جبکہ آپ کی آمدنی 35,000 ہے۔ تو اس کا مطلب آپ کا جو خسارہ ہے، جو آپ کا منتھلی ڈیفیسٹ ہے، وہ آپ کے پاس ہوگا 15,000۔ اسی طرح آپ اگلے ماہ میں آتے ہیں تو اگلے ماہ کے اندر انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ کا خرچہ 65,000 65,000 ہو جائے گا۔ وہ کس طرح سے کہ آپ کے جو کل اخراجات تھے وہ 50,000 تھے، 50,000 تھے، جبکہ جو 15,000 پچھلے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے آپ نے قرضہ لیا تھا وہ بھی اسی سال کے خرچے میں، اسی منتھ کے خرچے کے اندر ایڈ ہو جائیں گے۔ اگر اگلے 2-4 ماہ تک آپ کی آمدن میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہ ہوا تو آٹومیٹیکلی آپ کے اوپر قرضہ بڑھتا جائے گا، اور قرضہ بھی سود والا۔ اگر ناظرین یوں ہی چلتا رہا تو آنے والے دنوں میں آپ کو اخراجات اور قرضے کی ٹینشن کم ہو جائے گی، جبکہ قرضے کے اوپر بڑھنے والا سود اس کی فکر زیادہ ہوگی۔ یہی حالات ہمارے پاکستان کے ہیں۔ ناظرین، ملک پاکستان کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک اور ایگزامپل رکھتا ہوں۔ فرض کریں ایک پرسن ہے جو کہ قرض لے کر ایک گاڑی خریدتا ہے، اور قرض لے کر ہی اس کے اندر پیٹرول ڈلواتا ہے۔ اس کے بعد سوٹ بوٹ پہن کے آپ کے سامنے آتا ہے اور یہ شو کرواتا ہے کہ وہ بہت ایک سٹیبل آدمی ہے۔ اب ہمارے اندر سے کچھ لوگ بغیر سوچے سمجھے یہ سمجھ لیں گے کہ یہ آدمی بہت سٹیبل ہے، حالانکہ جو شخص اس حقیقت کو جانتا ہوگا اور جاننے کے باوجود اس شخص کو سٹیبل سمجھے گا تو یا تو وہ خود بے وقوف ہے یا پھر دوسروں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین، یہی حالات ہمارے ملک پاکستان کے ہیں۔ گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان صرف قرضے لے رہا ہے اور قرضوں کے اوپر اس ملک پاکستان کو چلایا جا رہا ہے، کیونکہ آمدن تو بڑھ نہیں رہی اور اخراجات اور سود سمیت قرضہ بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ کی فیملی قرضے کے جال میں پھنسی، اس میں آپ کا قصور ہے، کیونکہ آپ نے شروع میں سوچا ہی نہیں کہ اس قرضے کا کیا نقصان ہوگا، اور آمدن اور کاروبار بڑھانے کے لیے کوئی اقدام بھی نہیں کیا۔ آپ کی تو کسی نہ کسی طرح گزر جائے گی، لیکن آپ کی آنے والی نسل اس قرض کی دلدل میں پھنس کر رہ جائے گی، بھلے وہ کتنی ہی کمپیٹنٹ کیوں نہ ہو۔ یہی سب پاکستان کے ساتھ ہوا جو آج ہم بھگت رہے ہیں۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں بجٹ کی تقسیم کی۔ یہ 7,000 ارب روپے کا بجٹ کہاں اور کیسے خرچ ہوگا؟ اگر ہم مین پوائنٹس کی بات کریں تو ان میں سر فہرست یہ ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے ڈیٹ سروسنگ، اس کے بعد ڈیفنس، اس کے بعد ٹو رن سول گورنمنٹ، اس کے بعد NFC ایوارڈز یعنی کہ نیشنل فائنانس کمیشن کے ایوارڈ، اس کے اندر ہمارے پاس پروونسز کے شیئر آتے ہیں، اور لاسٹ ون ہے ہمارے پاس PSDP یعنی کہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام۔ اس پروگرام کے اندر ہمارے پاس ڈیفرنٹ سیکٹرز آتے ہیں، یعنی کہ ہیلتھ سیکٹر ہو گیا، ایجوکیشن سیکٹر، ریلوے وغیرہ، یہ سارا کچھ ہمارے پاس PSDP کے اندر آتا ہے۔ یہ نمبرنگ اسی طرح سے رہتی ہے کیونکہ سب سے پہلے ملک کے قرضے واپس کیے جاتے ہیں تاکہ مزید لیے جا سکے اور ملک کو چلایا جا سکے۔ ٹوٹل بجٹ میں سے تقریباً 41% بجٹ تو سیدھا کا سیدھا ڈیٹ سروسنگ میں چلا جاتا ہے۔ ٹوٹل بجٹ کا 41% 2,946 بلین بنتا ہے۔ اگر اس کو ٹوٹل بجٹ میں سے مائنس کر دیا جائے تو حکومت کے پاس جو باقی بجٹ بچتا ہے وہ ہے 4,190 ارب۔ اس کے بعد ڈیفنس بجٹ 1,290 ارب روپے مختص کیا گیا ہے۔ پاکستان جیسے ملک جس کو بیرونی اور اندرونی خطرات کا سامنا ہے تو اسے اتنا ہی زیادہ ڈیفنس بجٹ کی ضرورت ہے۔ ناظرین، ڈیٹ سروسنگ اور ڈیفنس بجٹ نکالنے کے بعد جو ہمارے پاس کل رقم بچتی ہے وہ ہے 2900 بلین یعنی کہ 2,900 ارب روپے۔ ڈیفنس بجٹ ٹوٹل بجٹ کا 18% بنتا ہے۔ اب ٹوٹل بجٹ سے صرف 41% بجٹ رہ گیا ہے۔ اس میں سے ملک چلانے کے لیے آپ کو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کو چلانا ہے اور ان کے لیے ملازمین کو تنخواہ اور پینشنز دینا ہوں گی۔ اس مد میں بجٹ کا 13% مختص کیا گیا ہے۔ ساتھ میں آپ کو بتاتے چلیں کہ ملٹری پینشن بھی اسے حصے سے ادا کی جاتی ہے۔ اب کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ حکومت کے پاس کتنا بجٹ باقی بچا ہے۔
डेट सर्विसेज के अंदर 41%, डिफेंस में 18% और गवर्नमेंट को चलाने के लिए 13%, यानी कि जो टोटल बजट गया है वो है 72%, 72%। अब हुकूमत के पास सिर्फ 28% बजट रह जाता है, जिसमें से PSDP और दीगर इखराजात करना होंगे। इसमें आपका रेलवे सेक्टर, रोड, एजुकेशन, मोटरवे, हेल्थ सेक्टर और दीगर तरक्याती काम आते हैं। बल्कि यूँ कहें कि इस 28% से सारा का सारा मुल्क चलाना होता है। किसी भी मुल्क को तरक्की करने के लिए ज़रूरी है कि उसका हेल्थ, एजुकेशन और डेवलपमेंट बजट बहुत ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ तो सब उल्ट है। दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क जिनसे टेक्नोलॉजी में इनकलाब बरपा हुआ, वो GDP का 5 से 7% तालीम पर खर्च करते हैं, जबकि पाकिस्तान में ये रेशो महज 2.5% है। अमेरिका GDP का 6% तालीम पर खर्च करता है और वहाँ R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हैवी बजट रखा जाता है, जबकि पाकिस्तान में R&D बिल्कुल ही महदूद है। जब तक डेवलपमेंट पर खर्च नहीं करेंगे, आपकी इंडस्ट्री और उससे जुड़ी दीगर सहूलियात मुयस्सर नहीं होंगी, तो आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी। इकोनॉमी को चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे और जब तक लोग एजुकेट ही नहीं होंगे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके मुल्क में खुशहाली आएगी। और फिर हेल्थ का कम बजट डायरेक्टली लोगों को मुतासिर करता है। एक बीमार इंसान कैसे 100% अपनी आउटपुट दे सकता है। नाज़रीन, इस दफ़ा तकरीबन आधा बजट तो कर्ज़ों की अदायगी में खर्च होगा, तो हुकूमत कैसे हेल्थ और एजुकेशन पर ज़्यादा खर्च करेगी, और इसके लिए मज़ीद कर्ज़े लेने होंगे, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स तो बढ़ती ही नहीं है, क्योंकि हमने इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को ठीक करने के लिए कुछ किया ही नहीं। यहाँ बस कर्ज लेकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए गए और उनको चलाने के लिए मज़ीद कर्ज लेकर सब्सिडीज़ दी गई। तो फिर रेवेन्यू कहाँ से आएगा? ये सारे कर्जे इसी अवाम ने पूरे करने हैं। नाज़रीन, अब हम आपको बताते हैं कि किस तबके के लिए, किस सेक्टर के लिए कितना बजट मुख्तस किया गया है। पुअर सेक्टर, जिसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट और बैतुल माल शामिल हैं, के लिए 208 बिलियन यानी कि 208 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सब्सिडीज़ की मद में 179 अरब यानी कि 179 बिलियन। हायर एजुकेशन कमीशन, HEC और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए 64 बिलियन 64 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। उसके बाद नाजरीन, इमरान खान का जो प्रोजेक्ट है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, उसके लिए 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। रेलवे सेक्टर की तरक्की और बहाली के लिए 40 अरब। उसके बाद कामयाब नौजवान प्रोग्राम के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वफाक के नाजरीन, जितने भी हस्पताल हैं उनके लिए 13 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसी तरह गवर्नेंस और आर्टिस्ट के लिए जो फंड मुख्तस किया गया है वो है 1 बिलियन। नाजरीन, इस बजट में ज़राअत के महकमे को 10 अरब का रिलीफ दिया गया है। पावर सेक्टर्स, इलेक्ट्रिसिटी और सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। हेल्थ सेक्टर के लिए नाज़रीन 25.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस पेंडेमिक जैसी मुख्तलिफ आफात और कुदरती आफात का सामना करने के लिए 70 बिलियन 70 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। थर, चोलिस्तान और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके जहाँ पर पानी की कमी है, वहाँ पर वाटर रिजर्वायर्स के लिए 69 यानी कि 69 बिलियन रुपीज़ मुख्तस किए गए हैं। हाईवे, रोड्स और कौमी शाहराहों के लिए 118 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए नाजरीन 20 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। नाजरीन, इस बजट में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा नहीं किया गया और ना ही इजाफी टैक्स लगाया गया है। अब ये बात आप लोगों को समझा दें, जब तनख्वाहों में इजाफा किया जाता है, फ़र्ज़ कर लें कि टोटल हुकूमत ने 200 अरब रुपए का सैलरीज एंड पेंशन्स में इजाफा किया, तो वो 200 अरब हुकूमत कहाँ से लाएगी? ज़ाहिर है टैक्स की सूरत में वसूल करेगी। जब इजाफी टैक्स नहीं लगा तो ये चीज़ बैलेंस हो जाती है। लेकिन इसकी एक अहम वजह IMF की तरफ से दबाव भी है। नाजरीन, एक स्पेशल लग्जरी टैक्स मुतारिफ करवाया गया है। क्या आप जानते हैं ये लग्जरी टैक्स है क्या? इस्लामाबाद में 2 या 2 किनाल से ज़्यादा के घरों पर 1 लाख से 2 लाख रुपए का लग्जरी टैक्स लगाया गया है और एक नया टैक्स फार्म हाउसेस के लिए बनाया गया है जो कि 25 से 80 रुपए पर स्क्वायर फुट है। ये टैक्स अमीर लोगों के लिए है। अब हम चंद दीगर टैक्सेस की बात करते हैं। तंबाकू और सिगरेट जैसी अशिया पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 100% कर दी गई है।
तकरीबन 20 रुपए पर पैक इंक्रीज हुए हैं। इंपोर्टेड चीज़ों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 25% बढ़ा दी गई है। अशिया पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ये कदम करंट डेफिसिट को कम करने के लिए उठाया गया है। कोल्ड ड्रिंक्स और दीगर मशरूबात पर 25% FET टैक्स इसलिए लगाया क्योंकि ये अशिया मज़रे सेहत हैं। नाज़रीन, अब इस 2020 बजट के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सीमेंट की एक बोरी पर 12.5% कमी की गई है। केमिकल्स पर कस्टम ड्यूटी को ख़त्म कर दिया गया है। उसके बाद बैंक्स रेमिटेंस को बेहतर करने के लिए विद होल्डिंग टैक्स को ख़त्म किया गया है ताकि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए आसानी पैदा की जा सके और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से आने वाली रकम में इजाफा किया जा सके, क्योंकि डॉलर के आने से पाकिस्तान की करेंसी स्टेबल होती है। स्टील पर रेगुलेटरी ड्यूटी को रिमूव किया गया है और कंस्ट्रक्शन के शोबे को बूस्ट करने के लिए रिलीफ दिया गया है, जो कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के जरिए 30 अरब मुख्तस किया गया है। नाज़रीन, अब हम दोबारा बात करते हैं बजट खसारे की। इस साल बजट डेफिसिट का तखमीना 3.427 बिलियन लगाया गया है। इसको पूरा करने के लिए मजीद कर्जे लिए जाएंगे और उनकी तफसील ये है। फॉरेन लोन 810 बिलियन, डोमेस्टिक लोन 2400 बिलियन रुपीस, प्रोविंशियल कैश सरप्लस 242 अरब एंड फ्रॉम प्राइवेटाइजेशन 100 बिलियन। 100 अरब से पता चलता है कि यह हुकूमत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन नहीं करने जा रही। नाज़रीन, अब इस खसारे की वजह जानते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की इनफॉर्मल इकोनॉमी है। मतलब कारोबारी हजरात ज़्यादातर नॉन रजिस्टर्ड हैं और वो अपने आप को रजिस्टर करवाना भी नहीं चाहते ताकि उनको टैक्स अदा ना करना पड़े। अगर हम पाकिस्तान का टैक्स टू GDP रेशो देखें तो वो पिछले 20 साल से 11% है। मतलब किसी ने असल मसले को हल करने की तरफ तवज्जो ही नहीं दी। नाज़रीन, PTI हुकूमत ने एक बोल्ड स्टेप लिया और FBR की फंक्शनिंग को बेहतर करने के लिए इक़दामात और टैक्स नेट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाने के लिए इक़दामात उठाए, क्योंकि यही असल मसले का हल है। ये बहुत मुश्किल है लेकिन सलूशन यही था। अमीर लोग इस मुल्क से बिजनेस करके पैसा भी कमाते हैं और टैक्स भी नहीं देते, क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस हुकूमत और इदारों पर होता है और वो अपने फ़र्ज़ के मुताबिक कवानीन बनवाते हैं। जब वो टैक्स नहीं देंगे तो उनके हिस्से का सारा टैक्स उन लोगों को देना होगा जो रजिस्टर्ड हैं और लीगली पैसा कमा रहे हैं, और बाकी का हिस्सा गरीब लोगों के हिस्से में आता है। इसको बेहतर बनाने के लिए PTI हुकूमत ने नया कानून बनाया जिसके मुताबिक जो ताजिर 1 लाख से ज़्यादा का सामान सेल करेगा तो वो खरीदने वाले का CNIC जमा करेगा और फिर FBR को जमा करवाएगा। ये शर्त पहले 50,000 की थी, लेकिन ताजिरों की जानिब से मुल्क गिर हड़ताल की वजह से 1 लाख करना पड़ी। आखिर ताजिरों को इस शर्त से मसला क्या है? नाजरीन, जब खरीदने वाले का CNIC FBR के पास जाएगा तो FBR उसको टैक्स नेट में लाएगा और इससे रेगुलर टैक्स वसूल किया जाएगा। बात सिर्फ इतनी सी नहीं, इसके बाद FBR जांच पड़ताल भी करेगा क्या उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। कहीं इतना बड़ा कारोबार करने वाला इलीगल तरीके से तो पैसे नहीं कमा रहा। ये वही ताजर हैं जो इस मुल्क की इकोनॉमी का 20% से ज़्यादा कारोबार करते हैं और बदले में 1% से भी कम टैक्स अदा करते हैं, और फिर इन्हीं के बिजनेस को बचाने के लिए अवाम इनके साथ खड़ी होती है, जिनकी वजह से गरीब अवाम टैक्स के बोझ के तले दब जाती है। नाजरीन, एक सीधी सी बात है, जब एक्सपोर्ट्स बढ़ ही नहीं रही तो सारा का सारा रेवेन्यू कहाँ से कलेक्ट किया जाएगा? ज़ाहिर बात है टैक्स से, और टैक्स जमा करना इतना मुश्किल है तो अंडरस्टूड सी बात है कि बजट डेफिसिट खुद ब खुद ही बढ़ता रहेगा और इसको पूरा करने के लिए मज़ीद कर्जे लेना होंगे। इसी के साथ हमारी वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि हमने इकोनॉमी के ऊपर एक बिल्कुल ही न्यू सीरीज़ का आगाज़ किया है, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि एक मुल्क की इकोनॉमी किस तरह से बनती है और किस तरह से बिगड़ती है। किसी मुल्क के अरूज और जवाल के अंदर इकोनॉमी कितना रोल प्ले करती है। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जितना जल्दी हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें और आप मज़ीद नॉलेज हासिल कर सकें। धन्यवाद।